नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज और मैं हूं आज के विशेष कार्यक्रम में आपके साथ विरल जैन। दोस्तों, जैसा कि आपको हम पॉडकास्ट के जरिए ऐसी ऐसी शख्सियत से मिलवाते रहते हैं जिनको आपने देखा तो है, सुना भी है, लेकिन करीब से नहीं जाना। आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेष निमंत्रण पर आए हैं डॉक्टर प्रमोद शर्मा। जैसे आपने बताया कि आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आप राजनीतिक सफर भी आपने बहुत लंबा तय किया। बिल्कुल। और एजुकेशन में भी आप काफी अच्छी योगदान अपना हिमाचल प्रदेश के बच्चों को दे रहे हैं। राइट। तो थोड़ा सा बताएं कि हिमाचल प्रदेश में आपकी कहाँ से स्कूलिंग हुई, आपने शुरुआत कैसे करी? शुरुआत तो जैसी सबकी रहती है, स्कूलों में जाना, स्कूलों में पढ़ना, और कोई खास कुछ भी नहीं। इट वाज ऑल सिंपल, ऑल नॉर्मल। ओके। लेकिन चीज़ों को मैंने खास तरीके से जरूर लिया। ओके। शुरू से ही। ओके। स्कूल लेवल से कॉलेज और एकेडमिक्स में मेरा काफ़ी ज़बरदस्त इंटरेस्ट रहा है। ओके। पढ़ने पढ़ाई में, और उसके साथ स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, जी, ऑर्गेनाइजेशंस, जी, या जिसको आज की लैंग्वेज में आप पॉलिटिक्स कहते हैं, यस, सोशल स्टूडेंट यूनियंस, यस, उसमें भी काफी मेरा दखल रहा। और उसके अलावा इन अ लीडरशिप रोल एंड अ लीडरशिप मोड। ओके। तो ये दो तीन चीजें मेरे साथ शुरू में थी। एंड आई वाज, जो हमारे टीचर्स थे, सौभाग्य से बिना गुरुओं के, टीचर्स के आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं जी। और ये भी कोई ईश्वर का ही समझता हूं मैं, कोई सानिध्य होगा या प्रेरणा रहती है कि कोई गुरु आपको अच्छा मिल जाता है और वो गुरु आपकी अंगुली पकड़कर आपको रास्ते पे डाल देता है जी, और आप उस पथ के पथिक बन जाते हैं। और चलना आपको अपने आप पड़ता है, संघर्ष भी आपको अपने आप करना पड़ता है और मेहनत भी आपको अपने आप करनी पड़ती है जी। और फिर मंजिल आपके करीब रहती है, दूर रहती है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उस रास्ते पे आप मन से अच्छी तरह से चल रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी रहती है। तो राजनीतिक सफर में आप कैसे आए सर? मतलब आपका कैसे एकदम मोटो बना कि मेरे को राजनीति करनी है या मैं राजनीतिक सफर में आऊं? राजनीति का तो ऑलमोस्ट जैसे ही हम स्कूल में कहेंगे मैट्रिकुलेशन, और तब से लेकर, और कुछ हमारे पिताश्री की भी प्रेरणा थी कि राजनीति भी कोई विषय है या फील्ड है और मौका मिले तो इसमें जाना चाहिए। ठीक है। तो इसको लेते हुए फिर रामपुर बुशहर में वीरभद्र सिंह जी, हिमाचल के नेता, वो उनको मैंने तब देखा था जब वो सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट थे, और जब मेंबर पार्लियामेंट थे तो उसके बाद वो सीएम भी बने। तो उनका आना जाना था कभी स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में। तो उनसे रूबरू हम होते चले गए, और कुछ फिर हमको भी लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो पढ़ाई के साथ साथ हमारा ये लोगों से, जनता से, या अपने दोस्तों से, या संगठन डिमांड्स, मांगे, सरकार, अथॉरिटीज, पॉलिटिकल पीपल, इनसे इंटरेक्शन वगैरह चलता रहा और इसकी एक अच्छी समझ होती चलेगी और हम बढ़ते चले गए। तो आपने पहला इलेक्शन कहाँ से लड़ा था? इलेक्शन 2003 में मैंने कुमारसैन विधानसभा क्षेत्र जी से मैंने निर्दलीय लड़ा था। अच्छा, इंडिपेंडेंट जी। तो टिकट मांगते तो हम बहुत पहले से थे, पर टिकट मिलते नहीं थे, बल्कि मैंने शिमला शहर से टिकट मांगा था। अच्छा जी। 97 में। ओके। और उस वक्त तो मैं हिमाचल प्रशासनिक सेवा में था। ओके। I was all set to resign from the services. Okay. And to take a plunge into political battle from Shimla city town. Yes. That right. लेकिन तब भी टिकट नहीं मिला, तो हम रुके। फिर 2003 में हमने चुनाव लड़ा, और वो चुनाव हिमाचल की कांग्रेस की नेता विद्या स्टोक की थी, तो उन्होंने ठियोग से शिफ्ट किया था। अच्छा जी। हम तो खड़े थे कुमारसैन में। ओके।
बट शी शिफ्टेड फ्रॉम ठियोग टू Okay. कुमार सेन। तो हमारा फिर पीछे हटना मुनासिब नहीं था, नहीं क्योंकि हमारे कदम काफी खिंच चुके थे जी। और हम शौक से चुनाव लड़ रहे थे, हम्म, और शौक की कोई कीमत नहीं होती है। नहीं होती है। और इसी शौक के लिए मैंने तो, बल्कि आई वाज इन हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ओके आई टेंडर माय रेजिग्नेशन दे। ओके यस। अच्छा, हाँ, हाँ। अपने आपने रेजिग्नेशन दे दिया था हाँ हाँ केवल शौक की वजह से, राजनीति में एंटर हाँ, होने करना जो करना है। ओके। मतलब राजनीति में किस पद पे आप कर रहे थे? वी आर नॉट बाय यू नो डिफॉल्ट, ओके आई हैव टेकन दिस फील्ड बाय डिजाइन ओनली। ओके आई मीन मंतव्य से कि हमको करना है। करना है। हाँ, लेकिन नेवर एट द कॉस्ट ऑफ एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में मेरा हमेशा रुझान बना रहा, और फिर मेरे सामने चॉइस थी कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में वकालत करनी है। अच्छा जी। तो सब काला कोट वगैरह सिल चुका था और मुझे वकालत करना था एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। लेकिन फिर बीच में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अपॉर्चुनिटी आई जी। तो फिर टीचिंग असाइनमेंट एज ए प्रोफेसरशिप मैंने वहाँ पे टेकअप की, और साथ में विश्वविद्यालय का ये रूल था कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा जी। तो मैंने लगातार 2003, 2007, 2012 और 2017 4 विधानसभा चुनाव मैंने लड़े लगातार, और हर चुनाव हमने बड़े शौक से लड़ा और जन समर्थन से लड़ा। और जो 2017 का चुनाव था वो वहां पे हमने भारतीय जनता पार्टी का टिकट हमको मिला, और तब तक डिलिमिटेशन से कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी रद्दोबदल हो चुकी थी। और फिर एक नया क्षेत्र शिमला ग्रामीण बना, जहां से मैं पहले भी, क्योंकि सुन्नी वाज अ पार्ट ऑफ जो पहले कुमार सेन का हिस्सा था, वो फिर शिमला ग्रामीण का हिस्सा ला दिया। हाँ जी। और हर बार हमने अच्छे वोट प्राप्त किए, हार जीत चलती रहती है, वो अलग चीज है। और फिर हमारा मुकाबला भी हमेशा ठीक लोगों से रहा है। हाँ, तो वो एक हमारा फैक्टर रहा है। और सिर्फ चुनाव लड़ना ही हमारा मकसद नहीं रहा कभी। चुनाव तो एक बीच में पड़ाव आता है किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या पार्टी के जीवन में, बिल्कुल आता है। हमने जब से हमने राजनीति में कदम रखा, कॉलेज टाइम से लेकर यूनिवर्सिटी टाइम से लेकर, लोगों के कामकाज, समाज और व्यक्ति की सेवा, समाज की सेवा, और वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित और जो हाशिए पे हैं या जिनको मदद की जरूरत है, हमने हर जगह प्रयास किया सड़कों का सड़क बन जाए, पानी की स्कीमें आ जाए, इंस्टीट्यूशन खुल जाए, हॉस्पिटल खुल जाए, स्कूल्स खुल जाए, या फिर चलते चलते कोई भी रास्ते में मिला कि ये हमारी मदद कर दो, ये फोन कर दो, उससे बात कर लो, तो हमने कभी गुरेज नहीं किया कि हम काम ना करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एफिलिएशन, एनी बिलोंगिंग। तो सेवा भाव मैं समझता हूँ हमारी राजनीति का मूल सिद्धांत रहा है, और उस पे हम आज भी अडिग हैं। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि राजनीतिक गलियारों में प्रमोद शर्मा जी का जो भाषण होता था उसको सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, उसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्या खास था आपके भाषण में, क्या आप बोलते थे कि लोग उसको सुनना पसंद करते थे कि नहीं प्रमोद शर्मा जी आ रही है उनका भाषण सुनो? वो क्या था, क्या आप मतलब बोलेंगे उस बारे में? भाषण में ये बड़ा, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर इन फैक्ट जी। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया कि आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय एक्सीलेंट टीचर्स, ओके, राइट फ्रॉम माय स्कूल डेज। 2, 3, 4 टीचर ऐसे थे जिन्होंने मेरी ग्रूमिंग बहुत बढ़िया की, जैसे डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, डिबेट्स, सिंपोजियम्स, और इवन यूनिवर्सिटी लेवल तक हमने पार्टिसिपेट किया और हमेशा अच्छे प्राइज जीते हैं। अब जहां तक भाषण की बात रही, भाषण में पहली बात कि आप जनता जनार्दन को निराश ना करें। अगर आप बोलें तो उनको लगे कि कुछ हमको मिला है, और नंबर 2, अगर आपने कुछ बोला है तो वो उनके काम की बात जरूर होनी चाहिए। और तीसरी बात, आप जो बोले हैं उस बोल में आप इंटरनली कन्विंस अपने आप होने चाहिए सबसे पहले। अगर आप अंदर से बोलते हैं, कन्विक्शन से बोलते हैं, दिलो दिमाग से बोलते हैं और अपने जहन से बोलते हैं,
तो निश्चय ही उस चीज का प्रभाव आपके ऑडियंस पे पड़ेगा, जनता जनार्दन में पड़ेगा, और वो क्लैप करके आपको रेटिफाई करेंगे। और अगर आप अनर्गल, निरर्थक, या वो कहानी भेड़िया आया, हाँ, एक बार आपने बोला, दूसरी बार बोला, तीसरी बार आपका ऑडियंस जान जाएगा कि आप क्या बोलते हैं। और तीसरी आपके प्रश्न का जो एक और जवाब मैं देना चाहूंगा कि मैं शब्दों, विचारों या भाषण को रिपीट नहीं करता हूँ जी। अगर एक दिन में मुझे 5 जगह बोलना है जी, तो आप यकीन मानिए कुदरती तौर पे 5 जगह स्पीच डिफरेंट रहेगी। इसी बात के लिए तो प्रमोद शर्मा जी जाने जाते हैं। चलिए, वो आपका नजरिया है। तो अभी तो अगर हम बात करें डॉक्टर साहब कि राजनीति में तो बहुत उल्टा सीधा हो गया। अभी आपने बताया कि हमें जो बोलना चाहिए वो तुलना से बोलना चाहिए, पहले अपने को वो सोचना चाहिए कि हम लोग वो चीज़ों को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी अगर हम देख रहे हैं 2025 के अंदर या 24 के अंदर जो राजनीतियाँ चल रही हैं, मैं बात एक पर्टिकुलर किसी को ऊपर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल मेरी आपकी बात चल रही है, तो नेता तो भाषण के अंदर बहुत कुछ बोल देते हैं जो कि पब्लिक बोलती है, पूरे भी नहीं होते हैं। क्या वो कितनी हद तक ठीक है बात? क्या ऐसा बोलना चाहिए किसी को? अब कुछ खास तौर से ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, हो गई, बिल्कुल बहुत ज्यादा हो गई है। एक बहुत बड़े हिमाचल के बहुत बड़े नेता थे जी, बहुत बड़े जी, तो उनके साथ बैठे थे तो उन्होंने कहा कि आप जितना दे सकते हो उससे कम बोलो। ठीक, अगर आपने किसी को 100 रुपए देने हैं तो आपको मैं 75 दे पाऊंगा, बाकी देखते हैं। ठीक है, पर आप 100 दे दिया आपने, ठीक है, तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप ये बोलें कि 100 दूंगा लेकिन आपने 75 दिए, तो वो 100 के चक्कर में आपके 75 भी गए। बिल्कुल। तो ज्यादा लोक लुभावनी बातें ऑफ लेट कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये स्टार्ट किया है, बिल्कुल, है ना, और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में स्टार्ट किया है, बिल्कुल। अब उनकी देखा देखी हर एक पार्टी को अपना लेवल डाउन करना पड़ रहा है जी, या तो आप पॉलिटिकल बैटलफील्ड में कम्पीट ना करो, बिल्कुल, और अगर करना है तो आपको अस्त्र शस्त्र वही लेने पड़ेंगे जो और इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज अ बैड कल्चर फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, बिल्कुल। और आप ठीक वादे करते हुए भी, ठीक वादे करते हुए भी राजनीति कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, बिल्कुल, हमने खुद अपने चुनाव में देखा है, हमने वादे किए, हमने 3 किए तो सिर्फ 3 ही किए और तीनों को निभाया और पूरा भी करवाया। और इसीलिए आज मैं सार्वजनिक जीवन में कम से कम 25 साल से हूँ, लोगों की सेवा में, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जी। तो अपनी विकेट पे जितने रन बनने चाहिए ईश्वर की दया से उतने हम तकरीबन बना लेते हैं, बिल्कुल। सेंचुरी ना लगे, हाफ सेंचुरी ना लगे, पर हम बिलो 10 भी नहीं आउट होते हैं। तो ये तभी संभव हो पाता है जब आपकी कथनी करनी में ठीक हो। और ये जो आपने बात की, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। अब ये बात अगर बढ़ती चली जाएगी सब पार्टीज के भी, तो उन्होंने दे हैव टेकन पीपल फॉर अ राइड, बिल्कुल, कि जनता ऐसी ही है, बिल्कुल, इनको जितना मर्जी लपेट लो, जितना मर्जी बोल लो, ऐसे सोच रहे हैं, तालियां बजवा दो, वोट ले लिए, बिल्कुल, सरकार बन गई, फिर 5 साल हम कौन और आप कौन। नहीं, तो अभी देखने के लिए मिल रहा है वो चीजें। अगर हम बात करें, एक छोटा सा मुद्दा है बिजली की सब्सिडी। अभी गवर्नमेंट ने शुरू किया कि आम आदमी पार्टी की हम बात करें, अरविंद केजरीवाल मुख्य संयोजक, उन्होंने शुरू किया दिल्ली में कि बिजली को मुफ्त कर दिया जाएगा, बिजली की इतनी यूनिट फ्री कर दी जाएंगी। पहले तो ये देखने के लिए कहीं भी किसी स्टेट में नहीं मिला। हिमाचल भी इस तर्ज पे चलने लगा कि आपको 300 यूनिट, हम 125 यूनिट, 200 यूनिट फ्री देंगे। अभी कुछ दिनों से एक चर्चा का विषय बहुत बना हुआ है सारे न्यूज़पेपर, समाचारों पत्रों में, कि सब्सिडी को आग्रह किया जा रहा है मुख्यमंत्री द्वारा कि आप अपनी सब्सिडी को वापस लीजिए। बाकायदा उसके फॉर्म भी निकाले गए हैं, उसको ऑनलाइन भी डाला गया है कि अगर आप चाहें, आप कैपेबल हैं, तो आप अपनी सब्सिडी को वापस लीजिए। एक तरफ तो जनता के लिए किए गए वादे कि आपको हम इतने यूनिट फ्री देंगे, और एक तरफ आप उस जनता से ही आग्रह कर रहे हैं कि आप अपनी सब्सिडी वापस लेंगे। तो इसके पीछे क्या कहेंगे आप? देखिए, इंग्लिश में कहावत है कि नो फ्री लंचेस। आज भारत आत्मनिर्भर होने की बात कर रहा है, बिल्कुल, और विकसित भारत 2047 का नारा हमने दिया है। चीन से हमारा मुकाबला है, 5वीं हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। 2027-28 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। सूरज की तरफ हमने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए हैं। चंद्रयान, मंगलयान हम कर चुके हैं, बिल्कुल, और स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वेल रूटेड डेमोक्रेसी भारत बन चुका है। ऐसी हालत में
अगर हम जनता को मुफ्तखोर बनाएंगे तो इसका मतलब हम जो लीडर क्लास है पॉलिटिकल पार्टीज की, वही देश के साथ सबसे बड़ा अन्याय कर रही है। बिल्कुल। और हिमाचल में तो ये जो डेट की पोजीशन है, ये मेरे ख्याल 17 और 80 हजार करोड़ तक जा चुकी है। बिल्कुल, isn't it? बिल्कुल, 100%। हिमाचल जैसा द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया, मैं आपको बताऊं, मोस्ट पीसफुल, वेयर पीपल आर सिंपल, ऑनेस्ट, एजुकेटेड, हार्ड वर्किंग, अगर हम इस तरीके से छल करें, खेल करें प्रदेश के साथ, अब हमको तो इसी प्रदेश में रहना है, तो कल दिन को आने वाली जनरेशन लीडर्स को कोसेगी। और यही लीडर्स जो मुफ्तखोरी का कल्चर डेवलप कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, फॉर पीपल एंड फॉर नेशन। बिल्कुल बिल्कुल, जो कैपेबल नहीं है। आप सब्सिडाइज्ड की बात करते हैं, मैं बोलता हूँ उसको मुफ्त कर दो, मुफ्त कर दो। उसके लिए आपके पास ह्यूज पैराफर्नेलिया है, जेई से लेकर लाइनमैन से लेकर और पटवारी से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक। आप आइडेंटिफाई कीजिए, विलेज वाइज आइडेंटिफाई कीजिए। हिमाचल में कितने गांव हैं आपके? बिल्कुल 18,000 गांव हैं। हर गांव का आइडेंटिफाई कीजिए। हाउ मेनी पीपल आर पुअर, जो बिजली का बिल, पानी का बिल नहीं दे सकता, और जो नहीं दे सकता है उनको फ्री करो, उनको कर दीजिएगा, एज लॉन्ग एज, जब तक वो उस स्थिति पे नहीं आते। अगर आप हमको फ्री करेंगे, अपने को फ्री करेंगे, तो वी आर टेकिंग द स्टेट फॉर अ राइड, और आने वाले टाइम के लिए भी वी विल बी सेटिंग अप रॉन्ग प्रेसिडेंट्स। हिमाचल प्रदेश सुंदर पर्यटक नगरी होने के साथ साथ क्या राजनीतिक में फंस चुकी है? इसको कैसे बचाया जा सकता है? क्या थॉट है आपकी? देखिए, हिमाचल, हमारे बहुत से मित्र हैं जो हिमाचल से बाहर हैं और वो हिमाचल के लोग हैं। वो हमसे अब जब अपना अनुभव साझा करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हिमाचल इज नोन एज अ टूरिस्ट प्लेस ओनली। जो बाहर हिमाचल की छवि है या इमेज है कि हिमाचल सिर्फ टूरिज्म प्लेस है। यही पता है। हाँ, और हमारा ये अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ये है कि हमारे पास आज तक भी पर्यटन के लिए कोई फुल फ्लेजेड मंत्री किसी भी सरकार में नहीं रहा। कोई वारिस ही नहीं है। जबकि मेरा ये मानना है कि अगर आप 100 में से 40% थ्रस्ट हम अपने टूरिज्म पे डालेंगे, जगह जगह, कोने कोने में, और हिमाचल का तो हर जिला अपने आप में टूरिज्म है। हर जिला इतना वेरीड, और 800 मीटर से लेकर 7,500 पौने 8,000 मीटर तक हाइट ऑल्टीट्यूड हिमाचल का रहता है। पर सवाल ये है कि क्या हम फॉर ऑल रीजंस हिमाचल, फॉर ऑल सीजन्स हिमाचल, क्या हम हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। और ऑफ लेट जो जम्मू कश्मीर का जो चला है, तो यहाँ हमको वी नीड टू बी वेरी कम्पिटिटिव। हमको अपने प्लेसेस, लैंडस्केप्स और जो टूरिस्ट फैसिलिटीज हैं, टूरिस्ट को क्या चाहिए? 2-3 चीजें। नंबर 1 पीस, वो हिमाचल में फॉर्चुनेटली है, 100% है। And number 2, tourist needs solid fundamental infrastructure. Yes. In terms of road, communication and certain facilities. Yes. जिसको एकदम से मिल जाए. Isn't it? Yes. 2, और तीसरा, कोई नई चीजें देखने को मिले। बिल्कुल। अब हमने नई चीज पूरे हिमाचल में, मैं समझता हूँ 12-13-15 साल पहले हनुमान जी की जो मूर्ति लगी थी, आई थिंक उसके बाद कोई और लैंडमार्क, नया डेवलपमेंट नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता नहीं हुआ है ना। और ये भी हनुमान जी की मूर्ति भी श्रद्धा भाव से श्रद्धालुओं ने बना ली। कोई टूरिज्म का एंगल तो रहा नहीं रहा। अब बना है वो अलग बात है। तो हमको तो कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। चाइनीज आर डूइंग इट। बिल्कुल, चाइनीज आर डूइंग इट, वो क्रिएट कर देते हैं कुछ ना कुछ, और न सही तो बहती हुई नदी के ऊपर रास्ता बना देंगे। हाँ, बहुत अच्छे डायग्राम्स हैं फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो जब तक हम हिमाचल को बजट एलोकेशन टूरिज्म इस किस्म से ना करें, और जहां तक अगर ये मैं कहूं कि हिमाचल में जैसे आप बेरोजगारी की बात करते हैं, जितने हमारे नौजवान लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, इवन जो +2 लेवल पे हैं, उनको आप टूरिज्म वॉलंटियर्स बना दो आप। यस, एग्जैक्टली। चप्पे चप्पे में हमारा लड़का खड़ा होना चाहिए या लड़की खड़ी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। वो शुड बी वेल कल्टिवेटेड, वेल बिहेव्ड इन द आर्ट ऑफ टूरिज्म इंटरेक्शन। यस। और आप उनको पर आवर के हिसाब से पैसे दो। 100 रुपया घंटा, 150 रुपया, 200 रुपीज पर आवर, जो भी बनता है। अगर किसी लड़के ने 3 घंटे काम किया है, सो यू गिव देम 200 के हिसाब से 600 रुपीज, या 100 रुपीज के हिसाब से 300 रुपीज। उनकी पॉकेट मनी विल बी अर्निंग, और वो एक
जो बाहर से टूरिस्ट आता है उनको ये रहेगा कि हिमाचल इज वेरी सिक्योर, वेरी पीसफुल, वेरी इंफॉर्मेटिव, और चप्पे चप्पे वी विल बी गेटिंग असिस्टेंस। उससे क्या होगा, हमारे जो बेरोजगार नौजवान लोग हैं वो भी एक तो टूरिस्ट की वो हेल्प करेंगे, दूसरा हिमाचल के लिए भी उनका विजन बढ़ता जाएगा कि वी आर वर्किंग फॉर हिमाचल, वी आर नॉट वर्किंग फॉर द टूरिस्ट्स, वी आर वर्किंग फॉर हिमाचल। बिल्कुल। तो इस किस्म से उनका एंटरप्रेन्योरशिप, और जब तक हम स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप अपने युवाओं में नहीं लाते हैं तब तक बेचारा हिमाचली जो युवा है वो कुछ तो भोला भाला पहले ही होता है जी। एनीबडी कैन टेक यू फॉर अ राइड, अदरवाइज हिमाचलीज दे आर ऑनेस्ट, सिंसियर, और अगर मौका मिले उनको तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए? देखिए, राजनीति और एजुकेशन दोनों कनेक्टेड है, और अगर राजनीति में एजुकेशनल इनपुट हो जाए तो सोने पे सुहागा होता है जी। लेकिन सभी का इंटरेस्ट राजनीति में नहीं होता है, और लोग एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं जी। लेकिन अगर ग्राम पंचायत में इतनी ज्यादा फंडिंग है आजकल, सेंटर से भी, स्टेट गवर्नमेंट से बिल्कुल आती है, वार्ड मेंबर से लेकर पंचायत प्रधान से लेकर जिला परिषद से लेकर, अगर नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग सिस्टम में आए तो वो सिस्टम को एक अच्छे तरीके से जवाबदेही के साथ चला सकते हैं, इस बात में दो राय नहीं है। शिक्षा के साथ साथ कौशल पे ज्यादा जोर देना चाहूंगा। अच्छा जी। स्किल होना चाहिए। अब हमारे हाथ है, अब मुझे नहीं पता कि आपको जूडो कराटे आते हैं कि नहीं आते, कराटे आई डोंट नो, खैर मुझे नहीं आते हैं। कोई तीसरा आदमी हमारे साथ हो जिसको कराटे आते हैं, मींस उसके हाथ स्किल्ड हो। हमारे हाथ स्किल्ड नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर जो हमारे बीच एक स्किल्ड होगा, जिसको मालूम है कि हाथ कैसे चलाने हैं, उसके सामने 20 लोग आ जाए, उनको निपटा देगा। तो वी नीड टू हैव स्किल्ड हैंड्स। कहने का मतलब, हम इलेक्ट्रिकल का काम करें तो इलेक्ट्रिसिटी में होनी चाहिए, प्लम्बिंग का काम करें, वॉट एवर वी डू, कंप्यूटर रिपेयर्स, वॉचेस। जापान में ये है, जापान ऊंचा बड़ा क्यों, वहाँ के जो यंग जनरेशन है उनको मालूम, हम लोग तो एक पेन खोलना हो तो पेन नहीं खोल पाते, और अगर उसको फिर असेंबल करना हो तो पेन को हम तोड़ फोड़ देंगे, बिकॉज वी आर नॉट स्किल्ड। हमारा वो एटीट्यूड, एप्टीट्यूड स्किल नहीं है। तो आज थे हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी, जिनके आपने विचार और सुविचार सुने, जो कि राजनीतिक से लेके एक बहुत बड़े एजुकेशन के अंपायर से भी बात कर रहे हैं, जिन्होंने आने वाली युवा पीढ़ी के एक जागरूक किया, राजनीतिक के बारे में भी, एजुकेशन के बारे में भी, और हमारे खूबसूरत हिमाचल के बारे में भी। वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। आप सभी हिमाचल वासियों को हिंदी टीवी की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।